बार में कंप्लीट कर दिया है। इसको समझेंगे कि इसकी परिभाषा को देखते हैं। मार्गेंथाउ के अनुसार मार्गेंथाउ कहता है कि यह राष्ट्र की वह क्षमता है जो दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करती है अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करना। अगर मेरे पास शक्ति है तो मेरे को जो कार्य कराना है मैं दूसरे से करा सकता हूँ। यही है राष्ट्रीय शक्ति। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति वही होती है जो अपनी इच्छा के अनुरूप दूसरे राष्ट्रों से कार्य करवा सके। यह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करा लेता है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व प्राकृतिक, सामाजिक और प्रत्ययात्मक 3 भागों में विभाजित है और इन्हीं तीनों भागों के अंतर्गत 11, 10, 9, 11 तत्व है लगभग। तो प्राकृतिक के अंतर्गत क्या आता है? जैसे भूगोल हो गया, जनसंख्या हो गया। सामाजिक के अंतर्गत आर्थिक ढांचे हुए, राजनीतिक ढांचे हुए। प्रत्यात्मक के अंतर्गत नेतृत्व हुआ, दशाएं हुई, साथ में मूल्य हुए, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इन तीनों के अंतर्गत जो भी है, हम 10 भाग में है, 10 हैं, उनको देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से राष्ट्रीय शक्ति के तत्व अर्थात राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए जो भी है ये तत्व होते हैं, ये जरूरी होते हैं किसी भी राष्ट्र की शक्ति हेतु। पहला क्या है? भूगोल। भूगोल सबसे मायने रखता है। भूगोल में क्षेत्रफल, स्थिति, स्थलाकृति और जलवायु, ये 4 चीज़ें आती हैं। भूगोल के अंतर्गत अगर क्षेत्रफल बड़ा होगा तो वहाँ पर राष्ट्रीय शक्ति होने का अनुमान ज़्यादा होंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा होने से प्राकृतिक संसाधन की पूर्ति होती है, कच्चे माल उपलब्ध होते हैं। स्थिति अगर अच्छी रही तो सैनिक क्षमता न होते। जैसे ब्रिटेन की स्थिति ऐसी थी कि वो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था, तो वह सैनिक शक्ति न रखते हुए भी बहुत दिनों तक अपना आर्थिक विकास करता रहा। स्थलाकृति जैसे भारत के संबंध में देखा जा सकता है कि उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में सागर है, तो ये सब चीज़ें मायने रखती है। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन में खाद्य और कच्चा माल। प्राकृतिक संसाधन भूगोल के अंतर्गत ही आता है। तो ये खाद्य जहाँ पर पूर्ति होती है, खाद्य की आपूर्ति जितना अधिक होगी मिलेगा, कच्चा माल रहेगा, वो देश राष्ट्रीय शक्ति संपन्न हो सकता है। कंफर्म नहीं कर सकते कि सिर्फ एक तत्व के बलबूते पर कोई भी राष्ट्र शक्ति के रूप में नहीं उभर सकता। सभी तत्वों का उसके देश में होना जरूरी है। तीसरा क्या है? जनसंख्या। जिसकी जनसंख्या अधिक होगी वहाँ राष्ट्रीय शक्ति का प्रभुत्व होगा। जैसे चाइना की साम्यवादी शक्ति है, फिर भी ये नहीं कहा जाता कि सिर्फ जनसंख्या ही मायने रखता है। भारत की भी है, भारत की भी शक्ति आप सब जानते हैं अभी बढ़ ही रही है। और तकनीक के अंतर्गत औद्योगिक तकनीक देख सकते हैं, सैनिक तकनीक देख सकते हैं। नए नए सैनिक तकनीकों में ऐसे ऐसे मिसाइल आए हैं, ऐसे ऐसे विमान आए हैं जो ध्वनि की तेज़ रफ्तार से चलते हैं। वैसे ही विचारधारा के अंतर्गत भी साम्यवादी विचारधारा, लोकतांत्रिक विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा, ऐसे सारे विचारधारा आते हैं। विचारधारा में भी जैसे साम्यवादी गुट का है कि साम्राज्य विस्तार करना, चीन का है, आक्रामक उनकी विचारधारा रहती है। तो ये भी राष्ट्रीय शक्ति के एक मूल तत्व में आते हैं। राष्ट्रीय चरित्र व मनोबल। तो राष्ट्रीय चरित्र और मनोबल का हम कैसे समझ सकते हैं कि राष्ट्र के लोगों का जो मनोबल होता है एक ऊंचा उठा हुआ रहता है। एक राष्ट्र होता है कह रहे हम दीनहीन है, किंतु एक राष्ट्र होता है कि किसी भी परिस्थिति में, जैसे ब्रिटेन को देखा जाए, ब्रिटेन किसी भी परिस्थिति में अपने राष्ट्र में उसके लोग बहुत कम ही मात्रा में आंदोलन करते हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र के मान्यता को समझते हैं। और राष्ट्रीय चरित्र भी वही होता है कि जैसे जर्मनी हुआ, जर्मनी में युद्ध की अनिवार्यता और सैनिक शक्ति पर कार्य किया जा सकता है, किंतु ब्रिटेन हुआ, यूनाइटेड स्टेट हुआ, हम लोगों का देश हुआ, वैसे देशों में हम राष्ट्रीय चरित्र ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे पर आक्रमण नहीं कर सकते। ये हमारे अंदर बसा हुआ है कि हम किसी दूसरे पर आक्रमण नहीं कर सकते। ये सरकार के ऊपर निर्भर नहीं करता है, यह निर्भर करता है राष्ट्र की जनता के ऊपर। सैनिक तैयारी तो आवश्यक होता है। जिसके पास सैनिक क्षमता ज़्यादा होगी वह राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभर सकता है, और यह अनिवार्य है। अगर सैनिक क्षमता अधिक है तो आप राष्ट्र की एक शक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जगत में उभर कर सामने आएंगे। 8वां है नेतृत्व भी मायने रखता है। जैसे कि भारत के संदर्भ में देख लिया जाए तो नेहरू का नेतृत्व, लेकिन उनके बाद कोई नेतृत्व ऐसा नहीं है जो उभर कर सामने है। बाद में फिर इंदिरा गांधी और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और अभी मोदी का नेतृत्व, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की एक छवि को बनाए हुए है। कूटनीति अर्थात राजनय
जिसको कूटनीति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आगे भी। तो कूटनीति ये होता है कि अपने युद्ध के ना होते हुए भी, मतलब युद्ध को टालना और बातों से अपने कार्यों को मनवाना, वो होता है कूटनीति। 10वां औद्योगिक क्षमता। औद्योगिक क्षमता तो आवश्यक है कि आपके देश में अगर अधिक उत्पादन होगा, अधिक चीज़ें होगी, आपके पास माल होगा, आप लोगों को पूर्ति करेंगे, आपके यहाँ से निर्यात होगा। ये सब चीज़ें राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्व होते हैं। इन सब चीज़ों से आपकी राष्ट्रीय शक्ति बनी रहती है। तो इसके बारे में अंदर अंदर का चीज़ आप पढ़ लेंगे, लेकिन ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अगले चैप्टर।